नमस्ते, स्वागत है आपका। कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर हो जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा दे? अजीब ख्याल है ना? आज हम एक ऐसे ही अद्भुत कविता गैब्रियल ओकारा की द साइलेंस ऑफ द मिस्टिक ड्रम की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए, आपके अंदर से एक ऐसी धुन, एक ऐसी ताल निकल रही है कि पूरा का पूरा संसार उस पर झूम रहा है। पानी में मछलियां, जमीन पर इंसान, सब सब आपके कंट्रोल में है। कविता की शुरुआत ही इसी पावरफुल, थोड़े से अहंकार से भरे आइडिया से होती है। यहाँ नरेटर अपनी बेइंतहा शक्ति का ऐलान कर रहा है। तो कविता का पहला हिस्सा हमें नरेटर के इसी कमाल की शक्ति से मिलवाता है। और ये शक्ति, ये आती कहाँ से है? ये आती है उसके अंदर बसे एक अजीब, एक रहस्यमयी ढोल से। ये ढोल ही उसकी क्रिएटिविटी, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस का सेंटर पॉइंट है। अब इस लाइन पर जरा खास ध्यान दीजिए, द मिस्टिक ड्रम इन माई इनसाइड। देखिए, ढोल अंदर है, ये कोई बाहर रखा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, ये तो नरेटर की इंटरनल पावर का सिंबल है। उसकी आर्ट, उसका ईगो और उसकी वो एबिलिटी जिससे वो दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। और इस ढोल का असर, ओह वो तो हर जगह है, सर्वव्यापी। नदियों में मछलियों से लेकर जमीन पर इंसानों तक, अरे यहां तक कि जो जिंदा हैं और जो मर चुके हैं, यानी द क्विक एंड द डेड, सबके सब उसकी धुन पर नाच रहे हैं। सोचो, ये पावर इतनी बड़ी है कि इसने लाइफ और डेथ के बीच की लाइन ही धुंधली कर दी है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ एक ट्विस्ट है। कविता में एक अचानक मोड़ आता है। एक मिस्टीरियस औरत सामने आती है और बस यहीं से इस पोएम का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस औरत पर नरेटर की इतनी जबरदस्त पावर का कोई असर ही नहीं होता। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ नरेटर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ढोल पीट रहा है, हवा में रिपल्स पैदा कर रहा है, यहां तक कि मुर्दों को भी नचा रहा है। और दूसरी तरफ वो औरत, वो बस एक पेड़ के पीछे खड़ी है, शांति से मुस्कुरा रही है और नामे सिर हिला रही है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? ये सीन नरेटर की ईगो को सीधा आईना दिखा रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर है कौन ये औरत जिस पर इतनी अजीब, इतनी विशाल शक्ति का भी कोई असर नहीं हो रहा? कविता हमें इसका जवाब तुरंत नहीं देती। पहले वो हमें इस सवाल के साथ थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। अब जब नैरेटर देखता है कि उसकी पावर फेल हो रही है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उस औरत को अफेक्ट करने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश में वो अपने ढोल की पूरी डिस्ट्रक्टिव पावर को अनलीश कर देता है। और इसका नतीजा, पूरी दुनिया में केओस यानी अव्यवस्था फैल जाती है। और देखिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। अब नैरेटर सिर्फ अपनी अंदर की पावर यूज नहीं कर रहा, नहीं, अब वो थिंग्स ऑफ द ग्राउंड और आई ऑफ द स्काई को बुला रहा है। इसका मतलब है कि वह जमीन और आसमान की बेसिक प्राइमल फोर्सेस को जगा रहा है। ये पावर का एक बेहद बेहद खतरनाक लेवल। और ये केओस का पहला साइन, पेड़ जो हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं वो नाचने लगे हैं। सोच के देखिए, नेचर के जो बेसिक लॉज हैं वो टूटने लगे हैं। और फिर चीजें और भी अजीब और डरावनी हो जाती हैं। मछलियां इंसान बन रही हैं और इंसान मछलियां। एग्जिस्टेंस की जो बाउंड्रीज हैं वो सब टूट चुकी हैं। नेचर का जो फंडामेंटल बैलेंस है वो पूरी तरह से कंप्लीटली बिगड़ गया है। और ये इस डिस्ट्रक्शन का क्लाइमैक्स है। आयरनी देखिए, नरेटर की वो क्रिएटिव पावर, वो शक्ति जो चीजें बनाती थी, जब उसने उसे लिमिट से ज्यादा पुश किया तो वो लाइफ को ही रोक देती है। थिंग्स स्टॉप टू ग्रो, मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस, लाइफ इटसेल्फ, सब कुछ रुक गया, थम गया। इस पूरे खेओस के बाद फाइनली जब ढोल बजना बंद होता है, तब शांति लौटती है। साइलेंस, ये चुप्पी, ये खामोशी ही है जो दुनिया को वापस उसके नेचुरल स्टेट में लाती है। तो यहां हम देखते हैं कि ऑर्डर कैसे वापस आता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही ढोल की धुन शांत होती है ना, नेचर वो खुद को आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू कर देती है। इंसान वापस इंसान बन जाते हैं, मछलियां वापस मछलियां। यूनिवर्स की हर चीज, पेड़, सूरज, चांद, सब अपनी सही जगह पर लौट आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ वो फिर से शुरू हो जाती है। थिंग्स बिगिन टू ग्रो अगेन। इससे साफ पता चलता है कि नेचर का असली बैलेंस तो साइलेंस में ही है। और इसी शांति में जब सारा धुआं छट जाता है, तब नरेटर को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उस औरत का असली रूप दिखता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। उसके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और उसके सिर पर पत्तियां उग रही हैं। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो तो खुद नेचर है। प्रकृति का पर्सनल फॉर्म है जो जमीन से, धरती से गहराई तक जुड़ी हुई है।
और ये आखिरी इमेज, वाह, ये बहुत पावरफुल है। उसकी जो मुस्कान थी वो अब खुशी की मुस्कान नहीं लग रही, वो एक कैविटी बन गई है, एक खाली गुफा जिसमें से अंधेरा निकल रहा है। ये क्या दिखाता है? ये नेचर की उस रॉ, अनटेम्ड और कभी-कभी थोड़ी डरानी पावर को दिखाता है, जिसे हम इंसान ना तो कभी पूरी तरह समझ सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। और बस यहाँ आकर नरेटर को सब समझ आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस कविता का, इस पूरे एक्सपीरियंस का फाइनल लेसन सीखता है। आखिर में वो अपने मिस्टिक ड्रम को पैक करके बंद करके रख देता है और खुद से वादा करता है कि वो इसे फिर कभी इतनी जोर से नहीं बजाएगा। वो समझ जाता है, वो सीख जाता है कि इंसान की क्रिएटिविटी, उसका आर्ट या उसका ईगो, जिसका सिंबल ये ढोल है, वो कभी भी नेचर की प्राइमल फोर्स से जीत नहीं सकता। उसके साथ हावी होकर नहीं, बल्कि बैलेंस बनाकर ही चला जा सकता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये मिस्टिक ड्रम आखिर है क्या? आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये आर्ट है, या इंसान का अनंत अहंकार, या फिर टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के नाम पर नेचर को कंट्रोल करने की हमारी जिद? इस पर जरूर सोचिए। तो आई होप इस कविता का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।